यू कैन आस्क नाउ, अदरवाइज जिस दिन मैं बोलूंगी उस दिन प्रेजेंटेशन के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। बताओ कितना टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए? 2 हफ्ते। लीडर्स 2 वीक्स। ओके, यू आस्क्ड फॉर 2 वीक्स। एनीबडी एल्स? अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए तो फिर कल प्रेजेंट कर दो। लीडर्स मैंने बना दिए हैं, एंड इफ द लीडर्स परफॉर्म वेल, or basically if the group performs well, leaders are liable to get bonus marks, and at the same time अगर ग्रुप गड़बड़ परफॉर्म करता है या लीडर ढंग से लीड नहीं करता है, पूरा ग्रुप साथ में गड्ढे में जाएगा। ये चीज याद रखना। तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो लोग ग्रुप के मेंबर्स हैं वो लीडर से काम करवाएं, जो लीडर है वो मेंबर्स से काम करवाए। डूबोगे तो सब साथ में डूबोगे। दैट्स माय प्रॉमिस। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? जिन लोगों ने फाइल ही नहीं देखी है वो यहाँ बताने की जहमत कर दे, नहीं तो बाद में एक दूसरे से पूछेंगे कहाँ आई, किसे मिली। See, if you're gonna stay mute, I am going to mark you accordingly. I do not care really much about it. मुझे नंबर देने हैं और मैं नंबर दे दूंगी, एंड ट्रस्ट मी 15 में से 5 देने में भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बोलो मैम, एक बार फिर से फाइल बता दीजिए। ठीक है, just give me 1 second, I will do that. Just let me know the moment I am visible. Is it visible to you? यस मैम। ठीक है, तुम किस ग्रुप में हो? तुम हो भी है, तुम्हारा नाम भूल गई मैं। यस, तुम्हारा ग्रुप लीडर युवराज है। अब तुम युवराज से कांटेक्ट करो। तो तुम लोगों को क्या करना है? और 2 हफ्ते तो तुम लोग बड़े आराम से टाइम मांग रहे हो। आई कांट कीप गिविंग अवे सो मच टाइम फॉर लिटिल प्रोजेक्ट्स लाइक दिस। आज कौन सा डे है? लेट मी सी। आज थर्सडे है। अगले थर्सडे से हम लोग प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। यू शुड बी रेडी विद इन अ वीक। काम करना शुरू करो। प्रोजेक्ट 1 पहले बताना है। प्रोजेक्ट 1 पे पहले काम चलेगा। आई एम गिविंग यू अ होल वीक, 7 डेज, और इसी क्लास में प्रेजेंटेशन शुरू होगा। ये जो 4 बजे वाली क्लास है। हम स्टार्ट कौन सा ग्रुप करेगा? जिसकी मुझे इच्छा होगी मैं उससे स्टार्ट कराऊंगी। रैंडमली चलेंगे, कोई ऐसा ग्रुप 1 ग्रुप 2 नहीं है। एवरीबडी शुड बी रेडी, और जो लोग नहीं रेडी होंगे उनको सीधे 0 दे दिया जाएगा। बात खत्म। बेटा मैंने एक फाइल भेजी है, जो तुम लोगों को वो आता है ना इनविटेशन, उसमें एक फाइल भेजी है मैंने। तुम्हारा ग्रुप लीडर केशव है। अब तुम उससे बात करो। बेटा पढ़ा नहीं है, इसी के लिए तो तुम लोगों को उस पर कुछ मटेरियल प्रिपेयर करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट हैज टू बी परफेक्ट। जो रिविजन के टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहेगा, क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। जो टॉपिक हमने नहीं पढ़े हैं उनमें आपका फोकस रहेगा, जो चैप्टर का कंटेंट है उसके ऊपर। डिफरेंशिएशन समझ रहे हो इस चीज का? दैट गोज फॉर एवरीवन। केवल आप ही नहीं है, मैंने लगभग सारे टॉपिक सारे ग्रुप को दे दिए हैं जो हमने नहीं पढ़े। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी हमने नहीं पढ़ा है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी भी नहीं पढ़ा है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं पढ़ा है, पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं पढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन भी जस्ट अभी खत्म हुआ है। So the PPT you will make will act as a chapter resource to read that chapter. उसका रिवीजन फिर हम बाद में देखेंगे। जितने यहाँ पर ग्रुप फॉल्टर करेंगे, जो ग्रुप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, इफ आई फील लाइक आई माइट गिव अनदर चांस, तो वो लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स पे वर्क करेंगे। कंटेंट प्लस क्वेश्चन आंसर्स दोनों चीजों पर आपका फोकस होना चाहिए, जो वैल्यू एडेड क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन आंसर अब मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहली गाइड दिखी उसमें से जो है 200 क्वेश्चन छाप दिए। whatever you feel like, if you feel like quiz is the best way to revise this chapter, you can do it. मैंने तुम्हें पूरी छूट दी।
बट आपका प्रेजेंटेशन किसी भी हालत में आधे घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और आधा घंटा तो मैं अपर मोस्ट लिमिट बता रही हूँ. 15 मिनट्स, 15 to 20 इज आइडियल. अब तुम लोग कोऑर्डिनेट करो व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग, एंड अगेन आई एम टेलिंग. और मुझे तो गलती से भी फोन मत कर देना कि ये मेरी सुन नहीं रही है या ये मेरा सुन नहीं रहा है, बिकॉज यू चूज इट. इस बार तुम लोगों ने खुद चूज किया है कि हम लोगों को कुछ चूज ही नहीं करना है. So that takes away all my responsibilities for this. I want the final product, I want it to be good. That's the only thing I'm concerned about. Anything else? So those will make the 3 activities. One will be storytelling, one will be map file, and another will be this peer learning. आई थिंक मल्टीपल असेसमेंट के लिए अभी तो इतने क्राइटेरिया काफ़ी हैं, बट इफ़ आई फील लाइक आई माइट ऐड वन मोर क्राइटेरिया, बिकॉज अभी भी हमारा इवन आउट नहीं हो रहा है पूरा 5 का. इफ आई फील लाइक आई डू दैट, बट दैट डिपेंड्स ऑन टाइम. पर अभी के लिए आप लोग ये काम शुरू कर देंगे, एंड 7 days गुड इनफ. क्योंकि तुम लोगों को जितना मैं टाइम देती हूँ उतना तुम लोग ना एंड में गड़बड़ ही करते हो. प्रोजेक्ट 1 7 days में शुरू कर देंगे, और 1 वीक के अंदर प्रॉबेबली मेरे ख्याल से 1 वीक में सारे प्रेजेंटेशंस हो जाने चाहिए. एंड यस, सारे क्लास में सारे मेंबर्स सारे प्रेजेंटेशंस में प्रेजेंट रहने चाहिए, क्योंकि जिस दिन जिसका भी प्रेजेंटेशन होगा उसके ग्रुप का जो मेंबर प्रेजेंट नहीं है उसे मैं सीधे 0 देने वाली हूँ. क्योंकि जब तक आप अपना कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं बताएंगे, जब तक आपका कंट्रीब्यूशन आपके मेंबर्स वेरीफाई नहीं करेंगे, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. और मैम प्रोजेक्ट 2 बाद में करना है? प्रोजेक्ट 2 हम बाद में करेंगे, पहले हम प्रोजेक्ट 1 से शुरू करते हैं. लेट्स सी वेयर वी कैन मेक द इम्प्रूवमेंट्स, उसके बाद हम प्रोजेक्ट 2 पे काम शुरू करेंगे. ठीक है. यस. एनीथिंग, एनीवन? Yes, Kartikeya, you said you wanted to see some kind of video. So what can I do for you? Give me a theme. उसके ऊपर देखते हैं if I know any good video, because I recently have been watching a lot of videos for other classes as well. So what kind of topic, subtopic era do you want to go into? We can definitely find something nice. And define something. World War One. You want something World War One, World War Two? Okay. एक्सोर्सिज्म के ऊपर. ओके, एक्सोर्सिज्म पे अगर हम बात करें तो पहली चीज तो ये है कि इट इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन फेथ. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सोर्सिज्म? इस पे हम बात कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली अ बर्निंग सोशल पॉइंट. व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सोर्सिज्म? सौरभ, एक्सक्यूज मी. मैम बता रहा हूँ. भूत उतारना. ओके, दैट इज वेरी क्रूड वे ऑफ सेइंग दैट. जो कार्तिकेय ने बोला क्रूड लैंग्वेज में, तो इसे यही कहते हैं भूत उतारना. मैम पूजा पाठ करना मतलब भगा देना भूत को भगा देना. अब देखो, जितने भी कल्चर्स होते हैं सब में इस तरीके की कुछ, ज्यादातर कल्चर्स में, सबको तो खैर मैं नहीं कह सकती बिकॉज आई डो नॉट नो ईच एंड एवरी कल्चर ऑफ द वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ द कल्चर्स इन दिस वर्ल्ड बिलीव इन द स्पिरिट ऑफ गुड एंड इविल. It does not matter exactly which religion you follow or which society you live in. Even the tribal societies, they have their own belief that there is something good in this world, there is something evil in this world. And sometimes when somebody is behaving in not so acceptable manner, they are considered to be under the influence of evil or the influence of bad. तो किसी के अंदर से
खराब इन्फ्लुएंस को हटाने को आप एक्सोर्सिज्म कह सकते हो। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे ये मानो कि उसे भूत आ गया, उसे देवी आ गई, उसको डीमन ने पोजेस कर लिया। इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर यू बिलीव इन, इट कुड बी एनीथिंग। Can anybody let's since we're doing some brainstorming, कुछ चीजें ऐसी बताओ जो तुम्हें ऐसा लगता है कि people don't believe in but you believe in. मरने oh. That's a very nice thought. A lot of people think that way when they're young. See, the thing is that it is all subjective. Maybe we all die and we go into an alternate universe and there we live another life. Who are we to say? Multiverse is also a scientific theory. It can exist. Oh God, you have very sick ideas. Sorry, Saurabh, we cannot entertain it like that. Yes, so you distracted me. I'll go back. World War One. Let's just. How World War One started? Would you like to see that? How World War One started? देखो तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे तो whatever कार्तिकेय says I'll do it. फिर तुम लोग बोलोगे कि मैम तो हमारी कुछ सुनती नहीं, हमसे तो कुछ पूछती ही नहीं. तुम कुछ बोलोगे नहीं वर्ल्ड तो वॉर जो वन में बोलोगे जो उसके वेपन्स यूज हुए थे उनके बारे में दिखा दीजिए. वेपन्स का क्या करेंगे? हमें पहले कॉजेस वगैरह देखने चाहिए ना. मैम कॉजेज में क्या रखा है? कॉजेस जरूरी है भाई हर चीज को. Have I shown you crash course yet? I don't think I've shown you crash course yet. It's a good वही one. वाला मैम जो तेजी तेजी से बड़बड़ाता रहता है. No. That was oversimplified. Crash course is something I like. I don't know. I have not seen this video, so no disclaimers. If you find something unacceptable, you can keep it to yourself because I have not seen this video either. World history, and today we're going to talk about World War I. We actually have two videos about World War I. Today we're going to talk about how World War I happened. Next week we're going to talk about why. World War I is a really big deal, especially to those of us who are really interested in like industrialization and nation states and modernity. So usually we don't talk that much about wars, but we're going to make an exception. Mr. Green, exception to the Mongoltage. Yeah, no, me from the past. We don't roll the Mongoltage every time we use the word exception. We roll it when we're talking about how the Mongols are an exception to a lot of our assumptions about civilizations. Stan, no, there are no Mongols today. We are talking about World War I. So I'm filming this in 2014, which means that the Great War started 100 years ago, and the World War I centenary is just so hot right now, I can't miss out on it. So most historians agree that the event that started World War I was the assassination of Austrian Archduke Franz Ferdinand on June 28, 1914. But beyond that, there's not a lot of agreement. Others say the war really started after Franz Ferdinand bid it, like when Germany declared war or when Russia mobilized. So looking at why a war or any historical event happened means looking for a cause and effect relationship. That implicitly assumes that if one particular event in a chain of events had gone differently, the historical outcome would also be different. This is why we have alternate history novels, right? Like, what would have happened in the American Civil War if the South had won the battle at Gettysburg? What would have happened if the Nazis had repulsed the D-Day invasion? In both cases, probably eventually the same outcome. But that's neither here nor there. The question we're looking at today is how, and that's a much more modest question because we can simply discuss a series of events, but it's still a complicated one. Because when you're talking about how, you're always picking from an uncountable number of things that happen. Yes, I am back here. ये जिन लोगों से प्रोजेक्ट का डॉकेक्स नहीं खुल रहा है वो इसलिए नहीं खुल रहा है because the permission has been granted to your official email ID only. तुम अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे, it will not open. स्कूल की ईमेल आईडी खोलो, उसे ओपन करो, सब चलेगा. You know, a butterfly flaps its wings and that leads to a series of events, and then eventually across the world an archduke gets killed. So even when it comes to a relatively straightforward question like how, you'll never get to the bottom of all of it. But today we're going to discuss some of the how. So one way or another, all wars start with a breakdown in peaceful relations between the eventual belligerents, and World War I
is no exception. Oh, for the love of agriculture, please stop it. Right, but World War I is a bit unusual in that we have a concrete event and a date to start our discussion. Sometimes we get lucky, historically, and there's an invasion that starts a war, like in the Korean conflict, or the firing on Fort Sumter in the American Civil War. But other times it's much more butterfly effect-y, with events that might or might not lead to a war building upon each other until one side mobilizes or declares war, or there's a fight over who shot first. But here we have a specific assassination of a specific Archduke, Franz Ferdinand in Sarajevo. Now, it wasn't a great day for Franz to visit Bosnia, since it was the anniversary of the Serbs' defeat at Kosovo-Polja in 1389, and also St. Vitus's Day, which was a celebration for Slavic nationalists, and a Bosnian Serb named Gavrilo Princip and his co-conspirators chose to celebrate Slavic nationalism by killing Franz Ferdinand. Now, they didn't choose Franz Ferdinand at random. He was the heir apparent of the Austro-Hungarian Empire. Franz Ferdinand wasn't particularly well liked, not by his uncle, who was the head of the Austro-Hungarian Empire, certainly not by Bosnian Serb nationalists, also not really by everyone else in Europe, except for the German Kaiser. But Franz Ferdinand was, in his way, kind of a moderate. Oh, it's time for the open letter? Oh, look, it's a collection of my favorite assassinated moderates. It's hard out there for a moderate. An open letter to moderates. Dear moderates. So one of the reasons that Franz Ferdinand's uncle didn't like him that much is that the emperor was really hardcore, whereas Franz Ferdinand, he was kind of a moderate. He was like, I'm an Austro-Hungarian through and through, but I see the Serbian argument. Really, Franz Ferdinand was the one leader in the empire who might have come up with a solution to the problems of Serbian expansion and Bosnian independence. And murdering moderates has a way of making other moderates, more extreme. In short, moderates, your work may not be romantic, it may not appeal to the youth, but it is heroic and very dangerous. Best wishes, John Green. So even though Franz Ferdinand's uncle didn't particularly like him, as the Emperor of Austria-Hungary, he felt a certain responsibility to, do something. Otherwise, the Serbian nationalists would feel like they could expand their territory at the expense of the empire. So despite what you often hear about World War I being pointless, this makes sense as a point, sort of. Now, it's a bit of schoolyard bully kind of diplomacy, but it does make a certain sense. If Serbia can get bigger, then all of the other places will think that they can have nations too. Soon enough, you don't have an empire. Now, there's still some debate about whether Princip and his fellow assassins acted alone or as part of a larger conspiracy organized by the Serbian government. But the Austrians certainly thought there was broader involvement, which is why the whole thing ended up becoming a war. So Princip was a member of the scary-sounding Black Hand, a group dedicated to creating a greater Serbia that would include Bosnia. And there's some evidence that the Serbian chief of military intelligence was in on the assassination plot, or at least knew about it. In fact, it's likely that the bombs and pretty controversial, so much so that people are currently fighting about it in comments. So almost a month after the assassination, on July 23rd, Austria issued an ultimatum to Serbia. And Austria intentionally made the demands so harsh that the Serbs would inevitably have to reject them, and ergo war, but that doesn't explain the month-long delay. What happened in that month? Well, Austria's foreign minister, Berchtold, was afraid that if they attacked Serbia, Russia would then attack Austria-Hungary, so the Austrians spent that month talking to their ally Germany to make sure the Germans would have Austria's back. The Austro-Hungarians got assurance on July 5th or July 6th in the form of what has been called the blank check, a promise from Germany that they would help Austria if Russia mobilized. And it was clear that the Germans expected the Austrians to move quickly in response to the assassination, not like wait for another 20 days. So usually I don't care about dates, but at this point the timing becomes pretty important. Let's go to the thought bubble. So when the Serbs received the Austrian ultimatum, Russia declared itself to be in a period preparatory to war, which sounds a lot like mobilization, but technically it wasn't, which Russia's foreign minister emphasized to the Germans. The Tsar approved the measure on July 25th, and it went into effect on July 26th. The Serbs rejected Austria's ultimatum on July 25th, but they made their rejection sound like a capitulation, so the Germans thought that war had been averted, and they were kind of surprised then on July 28th when Austria suddenly declared war on Serbia, even though the Austrian army wasn't actually ready to start fighting. Then, on July 30th, Russia exited its period preparatory to war and actually officially mobilized. Germany warned the Russians to stand down, but 2 days later, on August 1st, France mobilized its armed forces in support of Russia, and that same day, Germany mobilized and declared war on Russia. So if you're keeping score at home, and good historians always do, Austria and Germany were the first to declare war on July 28th and August 1st, respectively, but Russia, with its pre-mobilization mobilization, was actually ready to begin fighting before Serbia rejected Austria's ultimatum. Anyway, then Germany declared war on France on August 3rd, marched through Belgium to invade, hoping to quickly knock out
out the French and focus on Russia. Sorry, France, but, Russia's a big deal, and you know. German troops crossed Belgium's border on August 4th, and the British issued an ultimatum to the Germans telling them to get out of Belgium or else. Germany chose or else, and Britain declared war. So by August 4th, 1914, all the major powers involved in World War I were officially at war with each other. Thanks, Thought Bubble. Now, I know there were a lot of other powers that would get involved later, including the United States and Japan and the Ottoman Empire, even Italy. But for the nations who did most of the actual fighting, Germany, Austria-Hungary, Russia, Serbia, France, Great Britain, the war happened both very quickly and very slowly. Now, looking back, it all happened almost at once, but if you're in the middle of it, a month is a long time. And at any point, someone, like, say, the Archduke Franz Ferdinand, could have come in and said, wait a second. Well, I guess not anyone, because he was dead. But that's how an act of terrorism in a Bosnian city turned into the first major European war of the 20th century, a war that still resonates today. Now, the Austrians and the Serbs probably both imagined that the war could stay localized to the Balkans, especially since there had been previous conflicts in the region that hadn't blown up into a world war. Like in 1908 and 1912 and 1913. We'll get into what made 1914 different next week. The whys, of course, will always be very complicated, but for now, please remember that we are always in the middle of a how. Those living in June and July of 1914 could never have imagined how significant that month would be for human history. And when thinking about them, it's worth remembering that we also can't imagine what our decisions today will mean in 100 years. Thanks for watching. I'll see you next week. Crash Course is filmed here. Wow, that was quite educating. I did not know a lot of facts that it said. I don't know about you, but that seemed interesting to me. अच्छा, मुझे चलो इतना तो बता दो, इतना पूरा वीडियो देखा सुना, कितने लोग सुन भी रहे थे? सर्बिया को कौन सी कंट्री ने सपोर्ट करा था सबसे पहले? रशिया। और किसके अगेंस्ट सर्बिया ने किसका मर्डर किया था सर्बियंस ने? वो फ्रेंच फर्डिनेंड का। आर्चड्यूक क्या होता है? क्या थोड़ा सा आइडिया है? मैम एक पोस्ट होती है शायद। It was basically he was the crown prince. ड्यूक एक पोस्ट होती है, आर्चड्यूक बेसिकली उनमें सबसे बड़ा वाला होता है। तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, मतलब तुम देख रहे हो लड़ाई किसकी थी? सर्बिया और ऑस्ट्रिया की। और लड़ने कौन आ गए? रशिया, फ्रांस, यूके, यूएसए, इटली, अमेरिका, सब आ गए लड़ने के लिए। वो तो सपोर्ट के चक्कर में आ गए सब पीछे। यही तो वर्ल्ड वॉर के मजे हैं कि लड़ने की शुरुआत किसी और ने करी, इशू किसी और का था, लेकिन सब आ गए, सब के सब लड़ने आ गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ था? कैन एनीबॉडी टेल मी? मैम मैं बताऊं? मैम हिटलर सब में घुसने लग गया था। अरे मैम क्या बोलते हैं, जो मैम जर्मनी उसमें भयानक वाले हार्श ट्रीटीज चढ़ रहे थे, लग रही थी, तो उसके कारण बहुत घाटा हो रहा था। तो फिर उनका जो एक सोल्जर था हिटलर, वो आया, मतलब एक पार्टी में ज्वाइन किया। उसके बाद उसने जैसे जैसे पावर गेन की, उसके बाद वो भयानक स्पीचेस देता था, भयानक मतलब उनके स्लोगन से, नाजी सल्यूट वगैरह, वो सब मैम उन सब चीज़ों से लोगों को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि हम भी ज्वाइन करें। उसके मैम उसने कुछ बताया अपने आइडियोलॉजी, नाजी आइडियोलॉजी कि हम लोग पूरे अपने जो जितनी भी जगह उन्हें छीन रखी उन सबको क्या बोलते हैं वापस ले लेंगे, जो भी उन्हें हार्श ट्रीटी हम पे डाली है वो सब हम हटाएंगे और अपने देश की इज्जत वापस लाएंगे। तो मैम ये सब बातें लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो मैम उसने क्या बोलते, फिर उसने मैम मतलब पूरे देश का सपोर्ट था उसके साथ। तो मैम उसने फिर उसके बाद इन्वेशन करके क्या बोलते, कहाँ इन्वेशन किया? तो मैम ये याद नहीं मेरे को, शायद रशिया और इधर फ्रांस साइड, इन दोनों साइड इन्वेशन। पोलैंड फर्स्ट थिंग ही इन्वेडेड वाज पोलैंड। और मैम मॉन्टेनीग्रो भी गए थे वो लोग ऐसे। तो मैम ऐसे फिर उन्होंने स्टार्ट किया कैप्चर करना मैम ऐसे बस। Kudos to you, good work. You showed me that at least I taught somebody something in the past 1 year. Feeling nice. मुझे और खुशी तब मिलेगी जब तुम लोग ना किसी दिन ये जितने एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन करते हो ना, किसी दिन अगर इंग्लिश में करने लग जाओगे ना, फिर तो मजा ही आ जाएगा। At least you remembered everything. That's a big deal. मैम नया तो बहुत बता सकता हूँ मैम, ये वाला चैप्टर मैंने बहुत पहले पढ़ रखा है, ये बहुत मेरा फेवरेट। I have faith in you. I know you like this topic and that is why I indulged you. वो तुम्हें फोन करके बता देगा, do not worry about it. नाम मिलने बताता हूँ। Okay, so has anybody even attended the classes जो यहाँ पर लगी हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है अभी तक कोई भी नहीं आया।
So if anybody has any problem, if they actually have something to discuss, you're very welcome to attend my class. And I promise I will not ask any questions. मैं कोई quizzing नहीं करूँगी वहाँ पे अगर आ जाओगे तो. But if you have some confusion, if you need to ask something, you can do that. And yes, I have been receiving some personal queries from students, and I would just like to tell you that if you ask something, you have to be present in the next class. क्योंकि मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब उस क्लास में दे दिया, बट यू वर नॉट प्रेजेंट. आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, आई जस्ट नो whoever I'm directing it to, it goes there. और दूसरी बात ये कि जो तुम लोगों ने गड़बड़ घोटाले झाले करे हैं ना इस बार हाफ ईयरली में, that is not gonna help you. थोड़े से कुछ क्वेश्चंस पे काम करना शुरू कर दो. इफ यू नीड एनी हेल्प इन द पीपीटी वर्क. तुम्हें मार्क्स नहीं बताया क्या मैंने? ओके, इफ यू वांट आई कैन. जो जो अपने नंबर चाहते हैं वो चैट बॉक्स में एम लिख के भेज दें तो मैं तुम्हारे मार्क्स बता दूंगी. एंड आई वुड नॉट लाइक एनी कमेंट ऑन एनीबॉडीज मार्क्स. तेरे पैसे अभी भी नहीं आए? ओके, आई विल आस्क. मुझे याद दिलाते रहना. आई विल आस्क निलय आल्सो, नहीं तो फिर मैं पीसीआरए को एक मेल डाल ही देती हूँ. इट्स बिन लॉन्ग. Okay, Archit wants to know his marks. Let me find out your mark slip. Class 10. Yes, Archit. मैं केवल डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स बता नहीं, मैं सबके नहीं बताऊंगी. जो पूछेगा मैं उसी के बताऊंगी. Yes, ma'am. हाँ. So Archit scored 25. मैं डिस्क्रिप्टिव के ही मार्क्स बता रही हूँ सिर्फ. Yes, ma'am. ललित scored 17. महक scored 21. कार्तिक 14. शुभी 19. मैम मेरे एक बार और बता दीजिए. 25. मैम कितने में से? 25 में से. ओ भाई साहब. इशाक 24. अनमोल 22. मितुषी 24. कार्तिकेय 25. यश 18. इशिका गुप्ता 25. इशिका जोशी 25. सौरभ 25. विशेष 19. Karthik, I already told yours. Takshi Kujur 14. Shivam 25. Anjan 23. Sachi 25. Trambkesh 21. Ujita 23.5. Tanya 18. Anybody else? It means that you have problem remembering stuff. Because if you have the sources available, you feel more confident. बेटा ओपन बुक टेस्ट में या ये जो जिस तरीके का तुम लोगों का टेस्ट हुआ है ना, इसमें पूरे नंबर लाने का कोई अर्थ नहीं था. जतिन यू गॉट 25. लेट मी सी कितनों को 25 है. मुझे गिनने चाहिए थे, मैंने तब नहीं गिने. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 people have scored 25 and I have never been this disappointed with good result as I have been now. You will get some temporary happiness क्योंकि marks जा रहे हैं and report card, e-generated report card भी पहुंच जाएगा. Lucky you that I am not your class teacher and I do not have to write any remarks. Remarks भी जाएंगे. अगर मेरे हाथ में remarks होते तो I don't know what I would have done because I am not happy with this at all. Marks तो नहीं. I do not know beta. I have no idea what will happen to this. I just know that e-generation some kind of
electronic report card will be generated and it will be sent to your personal window. As far as I know, there might be some change in this system, but as far as I know, I have been asked to enter marks, and that I'll do just after. I said you do not need to comment on anybody's marks. Whoever मैम got मैम अंडर एस्टिमेट कर रहा है मैम इसको, मैं कितना टॉपर है अच्छे. what did I say? We are not here to comment on anybody's marks. जिसको जो आए हैं, जिस तरीके से आए हैं, ठीक है, जो करा कर लिया. You'll have to let that go and you have to do something from now on. बट ये बात तो पक्की है, इंटरनल असेसमेंट में तो मैं ये मार्क्स नहीं जुड़ने दूंगी और इसके बेसिस पर तो मैं मार्क्स नहीं आने दूंगी, भले ही उसके लिए मुझे जो है किसी से भी मैम लड़ना पड़ जाए. मतलब मैम ये वाले जो टेस्ट इसके कहीं पे भी कुछ मार्क्स ही जुड़ेंगे ना? आई डोंट नो, आई कांट से. देखो 5 मार्क्स होते हैं इंटरनल असेसमेंट के, ठीक है. मैंने तुम लोगों को पूरा ब्रेकअप लास्ट ईयर भी समझाया था. 5 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं. वो कैसे होगा आई डोंट नो. वो जैसे भी होता है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय एवरीवन इन कंसेंसस. बाकी अभी जिस तरीके की बात चल रही थी वो तो यही चल रही है कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन चलेगा. अब आई डोंट नो तुम्हारी क्लास के लिए भी ये होगा या नहीं, बट कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन चलेगा ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स. तो मेरे पहले पैरामीटर में तो मुझे पता है कौन पास हुआ और कौन रह गया. पहला पैरामीटर था एफर्ट. एफर्ट में तो गए ज्यादातर लोग, क्योंकि तुमने इतनी जहमत भी नहीं उठाई. मतलब मैं बता रही हूँ कि जितना तुम लोगों ने लिखने में इंक वेस्ट करी और जितना तुम लोगों ने टाइम लगाया, उससे मतलब 5% का भी टाइम मुझे तुम्हारी कॉपी चेक करने के लिए लगा, बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू व्हाट इज रिटन देयर. So it has not been in anybody's benefit. ठीक है, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर लेक्चर दे चुकी हूँ. आई डू नॉट विश टू स्पॉइल माई मूड एनी फर्दर ऑन दिस. सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड आई होप यू विल स्टार्ट डूइंग समथिंग. एंड ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर हो गया है खत्म. क्या बचा है, क्या शुरू करें? वी हैव एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वी हैव सम सिली चैप्टर्स ऑफ डीपी लेफ्ट. सिली इसलिए क्योंकि उसका कोई ऐसा मतलब नहीं है, टाइम पास है वो. एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है. एनीबडी, एनीथिंग एल्स? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफी, ओके फाइन. हाँ मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्योग्राफी में आएगा. देख लिया मैंने दोनों को साथ में ही पढ़ा था. See, I have a, like I'm double minded right now, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. बट आई थिंक पहले हमें हिस्ट्री करना चाहिए बिफोर वी गो टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से घटिया चैप्टर कुछ नहीं है. उसके अंदर केवल 3 चीजें हैं कि आउटकम क्या होते हैं डेमोक्रेसी के. अच्छा, जोर से बोलो, ज्योग्राफी. नहीं, I have decided we will do age of industrialization, but in the meantime, what you will do, you will read up on the pre-industrialization era. थोड़ा रीड अप करो, और रीड अप नहीं करते हो तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस तैयार रखना. मैं हर किसी से पूछूंगी कि अगर लाइफ में इंडस्ट्रीज नहीं होती तो क्या होता. अगर रीड अप कर लोगे तो तुम्हारे पास ढंग के पॉइंट होंगे, और नहीं तो फिर तुम्हारे पास वही पॉइंट होगा कि ना हम सब लोग जो है गाड़ी घोड़े की बजाय जो है उस पे बैठ के जाते हैं, बुलक कार्ट पे. मैम गाड़ी घोड़ा भी वही होता है. गाड़ी घोड़ा is exactly like used for the motorcycles and all that. चलो ठीक है, मैं घोड़ा हटा लेती हूँ, गाड़ी रख लेती हूँ. गाड़ियों पे घूम रहे थे पहले, फिर पहले घोड़ों पे घूमते थे, फिर गाड़ी पे चले गए. गुड इनफ, माय बैड. थोड़ा सा इसके ऊपर रीड अप करो. बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर थोड़ा सा पढ़ोगे तो. जो लैंडमार्क हम लोगों के इन्वेंशंस हैं उसके ऊपर है ये. सो आई थिंक स्टोरी कब सुनाएंगे, देखो इसके साथ साथ चलाएंगे स्टोरी. सोचा था मैंने कि आज करते हैं, बट यू पीपल डिस्ट्रैक्टेड मी. अगर तुम लोग तुरंत उस टाइम लीडर सेलेक्ट कर लेते तो ये जो मैंने प्रोजेक्ट का काम तुम्हें आज पकड़ा दिया, मैं 2-3 दिन बाद सोच के और अच्छे से बताती. बट तुम लोगों ने जो है मेरे अंदर के शैतान को जगा दिया.
क्या चीज हिंदी में की इंग्लिश में? इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, ये कोई सवाल होता है क्या? वो तो तुम लोग मुझे हिंदी में ले आए हो धीरे धीरे करके, पर मैं तो पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें इंग्लिश में ही रखूं। लिख के रखो, रिसाइट करके रखो, जैसे जैसे चैप्टर चलेगा। अगर मान लो मैं चैप्टर के बीच में 5-10 मिनट मिल रहे हैं, इशिका जोशी, अगर तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो फिर मैं तुम्हें क्या बताऊं? अगर तुम उस क्लास में एब्सेंट थी तो उस क्लास का यूट्यूब वीडियो निकालो और मैंने उसके अंदर क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे स्टोरी के लिए, वो तुम रिव्यू करो। नहीं तो अपने किसी संगी साथी से पूछो कि क्या करना था, मैं तो आई नहीं थी। ठीक है? सो बी प्रिपेयर्ड, एवरी डे यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि मुझे जिसकी इच्छा होगी मैं उसका नाम लेके बोल दूंगी आज तुम मुझे कहानी सुनाओ। तैयार रहना, टुमारो ऑनवर्ड्स तैयार रहना, मतलब तैयार रहना है। लेट मी सी तुम लोगों की नेक्स्ट क्लास कब है। कल तो नहीं है, सैटरडे को देखते हैं। कम से कम 2 स्टोरी तो कर ही लेते हैं, शुरुआत करते हैं सैटरडे से। लेट्स गेट थिंग्स रोलिंग। Fine, so that will be all for today's class. Thank you and Sairam.